तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के एग्ज़ाम की नज़दीकता को देखते हुए अभी हम लोग किसी टॉपिक पे ना जा कर के सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट पर बल दे रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट पर बल देने का मेन रीज़न ये है कि आप अगर एक सेट में कुल मिलाकर के 100 प्रश्न बना लेते हैं तो लगभग आपके सभी चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। अगर मैं अभी पर्सनली सब्जेक्ट पे लेके चलूँ चैप्टर वाइज पे, तो क्या है ना, एक ही चैप्टर में आप फंसे रह जाइएगा और समय बीत जाएगा। तो मेरा प्रयास रहेगा कि अभी सभी सब्जेक्ट के आपका प्रैक्टिस सेट, अर्थात जितना भी क्वेश्चन हर चैप्टर से कुछ कुछ उठाया गया है, उन्हीं क्वेश्चनों से आपके पूरे सेट का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपके बीच ये आया है, क्लास 10th का क्वेश्चन है ये सब। 1 से 100 तक के प्रश्नों के साथ 4 विकल्प आपको दिया गया। OMR शीट में आपको रंगना होता है। 100 क्वेश्चन है जिसमें आपको 50 से बनाना है। ठीक है, अभी जो हम पार्ट 1 वीडियो आपको बनाएंगे वो 1 से 50 तक ही बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है और थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ है, इस वजह से काफ़ी दिन के बाद आपके बीच आए हैं। बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जी में छोटा सा फुंसी हो गया है, जी नहीं, ओठ में निनामा जिसको कहा जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। इन चीज़ों को देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न जो है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या। बहुत सुंदर प्रश्न है, देखिए इसको। ये जो वर्ड आया ना संयुक्त संख्या, आप जानते होंगे भाज्य संख्या। मैं बार बार बताता हूं कि संख्या से रिलेटेड प्रश्न हमेशा आपको पूछा जाएगा कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 से अनंत। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सभी प्राकृत संख्या परिमेय है, क्योंकि P/Q के रूप में है, क्योंकि सबके नीचे एक छिपा हुआ है। सबसे छोटी आपका पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। 0 का खोज आर्यभट्ट ने किया था। जो 2 से कट जाए वो सम है, जो दोनों 2 से ना कटे हुए विषम है। जो संख्या P/Q के रूप में है वो आपको क्या है, परिमेय है, जहाँ Q अर्थात हर का मान 0 हम कभी नहीं ले सकते। कहने का सेंस, 0 से किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। मोबाइल में आप कैलकुलेटर में भाग दे के दीजिएगा तो भाग नहीं लगता है 0 से किसी भी संख्या। हाँ, किसी संख्या से 0 में अगर भाग देते हैं तो रिजल्ट आपको 0 आ जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताए थे अपरिमेय संख्या, जो संख्या रूट में फंसा रह जाए, अर्थात इसका डिफिनीशन अंदाज में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते वो आपका क्या है, अपरिमेय है। और भाज्य और अभाज्य में जो संख्या एक और अपने आप के अलावा दूसरा से कट जाए वही भाज्य है, और भाज्य संख्या को ही हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं। अब आप ही बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो हम बार बार रटाते आ रहे हैं आपको हर वीडियो में। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य पूछेगा तो वो आपका 2 है। तो आपका करेक्ट आंसर ये 4 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर, सबसे छोटी संयुक्त संख्या पूछे या भाज्य तो आपका कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। पाई कौन सी संख्या है, अभी बताए हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आपका उत्तर ए हो जाएगा। लेकिन पाई का मान 22/7 जो है वो आपका परिमेय हो जाएगा, तब जाता है जब 22/7 वैल्यू आपको दे तो। लेकिन जब पाई पूछे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। अपरिमेय माने जो रूट में फसल रह जाए, रूट से बाहर ना निकल पाए। देखते हैं चारों ऑप्शन में। देखिए, अगर आप यहाँ पर इनका सारे ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, कट कुट करके सीखने का कोशिश कीजिए। हालांकि आप आंसर दे दीजिएगा, लेकिन फिर भी हम सिखाएंगे आपको। इस 3 से अगर 12 में काटिएगा तो कहिए 4 मरतब में कट गया। जब बराबर कीजिएगा तो 1/2 निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है ना कट के, तो 1 के बाहर तो वर्गमूल 1 ही निकलेगा। 4 का कितना निकलता है, 2। यहाँ अगर तोड़ते हैं तो कहिए 2 पंचे कितना हो गया, 10। बहुत सुंदर। बाहर में तो 1 निकल जाएगा, लेकिन इस 5 का कोई जोड़ी नहीं बन पाया तो 5 अंदर में ही रह जाएगा। और जो रूट में फंसा रह जाए वो क्या था, अपरिमेय संख्या है। यहाँ √2 मिलकर के 2 बाहर न हो जाएगा तो ये तो परिमेय है। और ये 7 से 7 कट के बाहर में 1 न दे दिया तो ये परिमेय है। आपसे अपरिमेय डिमांड किया गया था, तो उत्तर आपका बी कंप्लीट सही आंसर है। ठीक है, देखिए अब हम चौथे प्रश्न को देखेंगे। हमेशा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो संख्याओं का लॉसो तथा मौसो बराबर होते हैं, उन तो अगर लॉसो और मौसो दोनों बराबर है तो संख्या क्या होगा, अभाज्य होगा कि सह अभाज्य होगा कि बराबर होगा कि संयुक्त होगा। जब लॉसो और मौसो दोनों बराबर आ जाए, मन में सोच लीजिए। कोई हम 2 संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक संख्या हम 2 ले लेते हैं और एक संख्या हम 4 ले लेते हैं। अगर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिएगा
तो एलसीएम तो 4 आ जाएगा, लेकिन HCF क्या आ जाएगा, HCF आपको 2 आ जाएगा, तो बराबर नहीं ना हुआ। यानी अगर 2 हम भाज्य और अभाज्य अलग ले लेते हैं तो ये तो ना सह अभाज्य में आ रहा है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका ये आंसर तो हो नहीं पाएगा ना। आप जो सोचेगा कि सहभाज्य अभाज्य संयुक्त ले ले, आप बराबर संख्या लीजिएगा तो कन्फर्म है कि उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपका क्या होगा, बराबर। जैसे अगर एक संख्या हम मान लीजिए 5 लेते हैं, फिर दूसरी संख्या 5 लेते हैं, तो एचसीएफ भी 5 हो जाएगा और एलसीएम भी 5 ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये आपका बराबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन कह रहा है किसको आपको पी बटा क्यू के रूप में बदलना है। बड़ी सुंदर प्रश्न है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो जितने पर रेकनिंग है ना, इसको 0 प्लस दशमलव को प्लस मान लीजिए, यहाँ 2 9 दे दीजिए, और 2 गो संख्या पर रेकनिंग है तो 2 गो 9 दे दीजिए, और 0 जोड़िएगा तो उतना ही डाटा ना प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 29 बट्टा कितना हो जाएगा, 99। करेक्ट आंसर कहीं पर होगा 29 बट्टा 99। यही प्रश्न अगर दूसरे अंदाज में आपसे पूछ लिया रहता तो कैसे हम बनाते हैं, यानी इसी क्वेश्चन को यहाँ सीखने का कोशिश कीजिए। अगर ऐसा रहता 0.2 और सिर्फ 9 पर रेकनिंग रहता तो कैसे बनाते। हालांकि इस प्रश्न का आंसर आपको डी मिल गया है, लेकिन ऐसा रहता क्वेश्चन तो कैसे बनाते। देखिए इसको लिखते 0 प्लस ये 2 9 है ना, तो 2 9 दे दीजिए, लेकिन आपको जिस पे रेकनिंग नहीं है उसको घटाना पड़ता है, जिस पे रेकनिंग नहीं है उसे घटाना पड़ता है। और एक संख्या पर रेकनिंग है तो एगो 9 दीजिए, एगो पर नहीं है रेकनिंग तो 0 दीजिए, और 29 में से 2 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 बट्टा 90। अगर ऑप्शन में ऐसा मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो काटिए, 9 से कटेगा, कहिए 9 तिया 27 और 10 नमा 90, तो 3 बट्टा 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस टाइप का प्रश्न अगर पूछे तो आप ऐसे कन्वर्ट करके बना सकते हैं। चलिए छठे प्रश्न को देखिए। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसको सोल्यूशन कीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी यहाँ पे हम 1 माइनस, और साइन 60 का वैल्यू होता है तो कहिए √3 बट्टा क्या होता है 2 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो आप यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए, तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये बट्टा पर का घटाव हो गया, 4 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, अर्थात 4 में से 3 हट जाएगा, माने आंसर आपका कितना आ रहा है 1/4। कहीं पर होगा ऑप्शन, देखिए नीचे दिया होगा 1/4। तो आई होप इसमें सी ऑप्शन में आपका 1/4 दिया हुआ है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हमें अंश और हर में अंश की ओर ध्यान न देके हर की ओर ध्यान देते हैं, और हर का फैक्टर केवल 2 2 होना चाहिए, केवल 5 5 होना चाहिए, और 2 और 5 का मिश्रण होना चाहिए। तो अगर यहाँ 21 को तोड़ते हैं तो कहिए इसमें 21 को तोड़ने पर हर के फैक्टर में 7 और 3 केवल 2 2 और 5 5 नहीं ना आया, तो ये क्या हो जाएगा आपको अशांत हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा नहीं, मुझे शांत ढूंढना है। नहीं, 121 को भी तोड़ते हैं तो कहीं 11 गुने 11 आता है, तो अलग डाटा आ गया, ये भी नहीं होगा। 196 को भी तोड़िएगा तो कहिएगा कि इतना आ जाएगा, यानी 14 गुने 14, 14 को भी तोड़िएगा अभाज्य फॉर्म में तो 7 गुने 2 और फिर 7 गुने 2, यानी ये सब 7 एक्स्ट्रा चीज़ ना आ गया। लेकिन जब 40 को तोड़ते हैं तो देखिए ऐसे आता 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, अगवे 2 और 5 का मिश्रण है, और जहाँ अगवे 2 और 5 का मिश्रण हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका कितना है, तो ये CAA है। अब 8वां प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार इस बार आपको अशांत डिमांड कर दिया है। ढूंढिए अशांत कैसे, ये तो शांत हो जाएगा क्योंकि 8 को तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 आ जाएगा, नहीं 15 को तोड़िएगा तो ये शांत है क्या शांत, इसको गौर से आपको देखने में लगता होगा, क्योंकि 15 को जब तोड़ेंगे तो 6 बट्टा कहिए 3 पंचे 15, 3 आ गया तो अशांत है। तो ऐसे कंडीशन से आप अशांत नहीं मारिएगा, आपको काटना पड़ेगा, पहले कट रहा है तो काटिए, 3 दूना 6, अब जो काट दिए तो ये देखने में 6/15 था, लेकिन बट ये 2/5 है, और नीचे हर में केवल 5 आ रहा है ना, तो ये देखने में ऐसा लग रहा था, ये भी आपका क्या है शांत है, ये भी क्या है शांत है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमको ढूंढना है अशांत। इसको तोड़ते हैं, 512 को जब तोड़िएगा तो देखिए 512 को तोड़ करके यहाँ भी तोड़िएगा ना 343 को, तो कहिए 31/7 7 49 7 343, अगर 7 आ गया ना तो ये भी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा।
यही तो ढूंढना है हमें। अशांत पूछ रहा था ना, अशांत यही आ रहा है, बाकी बात तो सब शांत है। 512 को भी तोड़िएगा ताकि में बहुत दू ही दू खाली नजर आएगा, ठीक है ना। 6 को 2 में 64 है, 7 को 2 में 128 है, 8 को 2 में कितना हो जाएगा 256, 9 को में 256 दूना 512 नहीं, तो ये भी शांत हो जाएगा। आपको अशांत डिमांड किया गया था। 9वें नंबर प्रश्न को देखिए, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। आप ऐसे प्रश्न को पहले अभाज्य फैक्टर कीजिए। कैसे करते हैं अभाज्य फैक्टर, हालांकि शॉर्टकट तरीका से आपको हम बताते हैं। 400 को हम लिख सकते हैं, कहिए 4 गुने 100, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। इस शॉर्टकट तरीका समझिए। ऑब्जेक्टिव बना रहे तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव मूड में बदलिए। ये हम 400 ही लिखे हैं नहीं, यहाँ पे थोड़ा मच्छर बैठ के इसको परेशान कर रहा है। 4 को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, और 100 को तोड़िएगा तो कहिए 10 गुना 10। अब यहाँ 10 को तोड़ते हैं तो 2 गुने 5, अब फिर इस 10 को तोड़ते हैं तो 2 गुने 5, ये वाले 2, ये वाले 2 और ये 2 को 2, यानी ये हो गया 2 के पावर 4, 4 को 2 नहीं हो गया जी। अब 5 दुइयों गुना है तो 5 के पावर 2। आपसे प्रश्न कह रहा था किसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो हम 400 के अभाज्य गुणनखंड जो किए हैं वो 2 के पावर 4 और 5 के पावर 2 आया है, लेकिन आपसे डिमांड किया गया 5 का घात, तो 5 का पावर घात कितना है 2 है ना, तो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। यहीं पर अगर पूछ देता सवाल में कि 2 का घातांक कितना हो जाएगा, तो 2 का घातांक कितना दिया है 4 है, तो हमको 4 में टिक आउट करना पड़ता, ऑप्शन सी की तरफ जाते नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम लग रहा है सर्दी से हालत ख़राब है, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, काफ़ी दिन हो गया था आपके बीच वीडियो अपलोड नहीं जा रहा था। अब इसको बोला गया है इसमें 900 इतना का 900 XY, तो XY क्या होगा, आपको डाटा पूछा गया है, ठीक है। डाटा पूछा गया है कि 2 डाटा आपका क्या क्या है जो इस फॉर्म में आ रहा है, समझिए। 130 और 15 दिया है बराबर 900 ऑफ XY, तो XY बराबर क्या होगा ना, यहाँ देखिए 15 × 120 और 10 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 30। यानी आपसे पूछा गया है HCF इसमें आ जाएगा अपना फिर 130, यानी 2 संख्या देखा जाए, 2 संख्या में क्या क्या लीजिएगा, एक संख्या बड़ी संख्या ले लेते हैं और एक छोटी संख्या ले लेते हैं, तभी तो उसका HCF आपको यहाँ पर कितना दिया गया है 900। देखते हैं कितना निकलता है। ये यूक्लिड विभाजन थ्योरम पर जा रहा है। हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब 15 बराबर में फिर क्या लिख देंगे 10, 10 को कितना से गुना करेंगे 1 से, फिर यहाँ पर कितना जोड़ दीजिएगा 5, तभी ना 15 पुर जाएगा, फिर 10 यहाँ लाइए, फिर 5 यहाँ दीजिए, 5 में 2 से गुना कीजिएगा तब 0, तो HCF आपको कितना आ गया 5 आ गया है। HCF कितना आ गया है 5 आ गया है। मुझे चाहिए 2 संख्या। अगर आपका 905 है, स्वाभाविक है 8 और 130 में 900 आपका 5 नहीं निकल रहा है, तो कहिए ऑप्शन बोकस है। हमको 900 ढूंढना है, 2 ऑप्शन में ऐसा कौन से में, इसमें भी 5 आपका 900 नहीं निकल रहा है, ये भी ऑप्शन बोकस है। इसमें भी 5 ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन इस 15 और 10 में आपका 905 आएगा, क्योंकि 15 को तोड़िएगा तो कहिए 3 पंचे 15 और 10 को तोड़िएगा तो कहिए 2 पंचे 10, तो दोनों में 5 मिल रहा है तो 900 मैच किया ना। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अपना क्वेश्चन है √125 का प्रमेयकरणीय गुणक क्या। प्रमेयकरणीय गुणक कहने का सेंस, अगर आप 125 को तोड़िएगा ना तो 125 को इस रूप में तोड़िएगा, सर 5 25 और 5 125, और ये कह रहा है कि जोड़ी बनाइए, तो ये जोड़ी बन करके 1 5 तो बाहर आ गया, बट 1 के अंदर √5 रह गया ना। इस √5 को फ्री करने के लिए इस √5 में हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो केवल एक √5 ही वाला से गुना कर दीजिएगा, तो ये अपरिमेय न होकर के क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, यानी प्रमेयकरणीय हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा √5, यानी इसमें हम कितना से गुना करें ताकि ये परिमेयकरण हो जाए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डिटेल से भी बता सकते हैं, थोड़ा तबीयत तो स्वस्थ है तो थोड़ा आप लोग भी कुछ सहयोग अपने आप से लीजिए, हर दिन हम ही बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा जी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है, इस बार अभाज्य बोला है, यानी सह अभाज्य उसको कहते हैं जिस 2 संख्याओं का 900 HCF 1 हो। अब ढूंढिए, इस 9 और 16 में 9 को तोड़ते हैं तो कहिए 3 3 9 गुने 1 लिख सकते हैं, 16 को तोड़िएगा तो कहिए 4 चौका 16 गुने 1, कुछ तो मिल नहीं रहा है ना, केवल 1 मिल रहा है, तो 1 जो मिल गया वही क्या है आपका सह अभाज्य। बाकी बात यहाँ देखिएगा तो इसका HCF आपको 5 आ जाएगा, क्योंकि 15 को तोड़ते हैं तो 3 पंचे 15, अब 20 को तोड़ते हैं तो 4 पंचे 20, कम से कम 5 तो मिल गया ना। यहाँ भी तोड़ते हैं तो कहीं इसका होता है 13 गुने 1, इसका होता है 13 5 65,
दोनों में 13 मिल रहा है। इसको तोड़ते तो कहीं 21 रखते हैं, और अगर 84 को तोड़ते हैं तो 21 चौका 84, दोनों में 21 मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा था। जिसका HCF 1 हो वही क्या होता है, आपका सह अभाज्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वां नंबर, रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितना होता है? रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1 होती है। रैखिक माने एक घाती है, जब द्विघात दे दे तो उसमें शून्य की संख्या 2, त्रिघात दे दे तो 3। तो रैखिक जब भी पूछे ना आपसे लीनियर इक्वेशन का, तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, आपका 1 सी उत्तर हो जाएगा। बहुपद इतना का शून्य को बोला है ज्ञात करने। जब भी आपसे इस टाइप का प्रश्न पूछे, आपको बहुपद इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, तो पॉलिनोमियल को पी से इंडिकेट करते हैं, अर्थात पी एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है x-1। अब फिर बोला है क्या, इस बहुपद का आप क्या ज्ञात कीजिए, शून्य, माने शून्य बराबर में दे दिए, शून्य ज्ञात करना है। हम पी एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, कहीं x-1 बराबर 0, क्योंकि ये दोनों बात क्या है, बराबर है ना जी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 को फेंकिएगा तो 1 हो जाएगा। करेक्ट उत्तर आपका ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -4 और 7 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? इसके लिए सूत्र आप लोग जानते होंगे कि द्विघात बहुपद का अगर व्यापक रूप की ओर हम बढ़ते हैं तो ax² + bx + c होता है, और यहाँ से 2-3 सूत्र होता है, कहिए अल्फा + बीटा, क्योंकि द्विघात बहुपद कितने शून्यक देंगे, 2 ही शून्यक देंगे ना, और अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, और यहीं पर अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है कहिए c/a, और सूत्र होता है x² माइनस कहिए अल्फा + बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा डॉट बीटा। जहाँ एक शून्यक आपको -4 दिया और एक शून्यक आपको 7 दिया है, तो हम यहाँ पे पहले अल्फा + बीटा और अल्फा डॉट बीटा आपको निकाल लेते हैं। अगर हम अल्फा + बीटा अगर निकाले तो अल्फा की जगह अगर हम -4 ले लिए और बीटा की जगह 7 ले ले तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू मैक्सिमम होता है उसी का साइन लिया जाता है। चलिए एक चीज़ तो आप लोग फाइंड कर लिए। वहीं पर हम लोग अगर यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा निकालूँ, अल्फा डॉट बीटा, तो अल्फा का वैल्यू -3 है, बीटा का वैल्यू कितना दिया आपको, सॉरी अल्फा का वैल्यू आपको -4 है और बीटा का वैल्यू 7 है, तो 7 और 4 को गुना कीजिएगा तो ये आपको -28 आ जाएगा। इस मशीन में डाल दीजिए तो आंसर निकल जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा + बीटा का वैल्यू आप 3 निकाले हैं तो 3x हो जाएगा, प्लस अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू -28 है, तो यहाँ पर -28 पर लिखिए और फिर एक स्टेप नीचे आइए, यानी ये हो जाएगा x² -3x प्लस माइनस आपको हो जाएगा 28। ढूंढिए कहीं पर होगा, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा पेन का कलर हम लोग लेते हैं ब्लैक, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया है, तो द्विघात समीकरण इसमें क्या होगा। इस बार शब्द में ही लिख दिया कि शून्यकों का जो हम पहले वाला डाटा दे रहे हैं वो योग दे रहे हैं, और जो बाद की डाटा होगी वो क्या होगा, गुणनफल। यानी आपके पास अल्फा + बीटा का वैल्यू दिया है कितना, 5 है, और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 6, क्योंकि सबसे पकड़िए शुरुआत में योगफल है, बाद में आपका गुणनफल है। और जो हम सूत्र आपको बताए हैं कि x² माइनस क्या होता है, अल्फा + बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट क्या होता है, बीटा, अर्थात यहाँ पे x² माइनस अल्फा + बीटा का वैल्यू आपका 5 है, तो 5 बैठा दीजिए, यहाँ x लगा दीजिए, और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू आपका 6 है। देखिए कहीं पर ऑप्शन होगा x² माइनस 5x + 6, तो x² माइनस 5x + 6 आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, बी। देखने में दोनों कलर मिलता होगा, थोड़ा रेड ले लेते हैं क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्यक आपको कितना दिया हुआ है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू चाहिए। अभी हम लोग सूत्र जाने हैं ना कि अल्फा डॉट बीटा होता क्या है, तो कहिए c/a होता है। इसमें अचर पद कितना है आपको, 8 है, और a का वैल्यू y के गुणांक में नहीं कुछ, तो कहिए 1 है, यानी c का वैल्यू 8 दीजिए और a का वैल्यू 1, 1 में 8 में भाग दीजिएगा तो कहिए 8 है ना, रिजल्ट आएगा। तो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा A फॉर अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, बहुपद f(x) बराबर इतना है तो f-1 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। बड़ा सुंदर प्रश्न है, ये कई बार पूछता है, यानी f-1 यानी x की जगह हमें क्या पुट करना है, -1। हम इस अंदाज में इसको लिख सकते हैं, f-1 बराबर जहाँ जहाँ x के जगह पे हम क्या पुट किए, -1,
यानी इसको 3 इंटू एक्स के जगह आप -1 पुट कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, -7 इंटू एक्स के जगह आप -1 पुट कीजिए, आप प्लस यहाँ पे 2 दे दीजिए। -1 का स्क्वायर केवल क्या होता है, 1 होगा ना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, अर्थात ये 3 एकम 3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस को गुना कीजिएगा तो प्लस में आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, प्लस में 2 है तो ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, 7 3 10 और 2 कितना होता है, यानी आपका आंसर 12 आ रहा है। तो करेक्ट पॉजिटिव में क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। उत्तर आपका बी करेक्ट है। 19 नंबर प्रश्न को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्य क्या होगा। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है और इसका हालांकि संबंध भी स्थापित करने के लिए बोला जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर आपको बोला गया शून्य। हम शॉर्टकट बना रहे हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पीछे देख लिए है, नहीं तो हम पी एक्स करके मान उनके बनाते। इस शून्य को बोला तो इसके बराबर में शून्य कर दो ना सीधे। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाला डाटा क्या चीज़ में जाता है, प्लस में, यानी एक्स बराबर हो जाएगा +-√3। कहीं पर देखिए प्लसों में √3 और माइनसों में √3 होगा, तो ये आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो उत्तर करेक्ट आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में इतना बराबर इतना का हल क्या होगा। आपसे हल पूछा गया है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। या तो विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन और कौन है ग्राफ। ये 4 मेथड से हम सोल्यूशन निकालेंगे तब जा करके आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एक शॉर्टकट तरीका है, कैसे सीखिए। शॉर्टकट ये है, आपको ना इसमें x का वैल्यू पहले 6 पुट कीजिए, बराबर में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम x के जगह 6 डालते हैं तो कहिए 6 छक्के 36 हो जाएगा। y के जगह अगर 6 डालते हैं तो कहिए 6 दूना 12। 36 में से 12 घटने पर 0 नहीं ना आ रहा है, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया, बोकस। फिर हम 2 डाल के देखते हैं यहाँ पर, तो कहिए 6 गुना में x के जगह बोला है 2 डालने के लिए, सवाल में माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर 2 है। y के जगह फिर बोला है 6 डालने के लिए, तो y के जगह हम कितना डाल दिए 6, बराबर में कितना दिया ऑलरेडी 0। तो कहिए 6 दूना 12 माइनस 2 छक्के 12 बराबर 0, अर्थात 0 बराबर 0 ये टैली कर रहा है ना, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नहीं समझे सर, एक बार फिर से समझाइए। कुछ नहीं था, मैं x का वैल्यू y का वैल्यू, यानी इसको ऑप्शन ट्रायल मेथड कहते हैं। इससे क्या ना आपका फास्ट में बन जाएगा। बाकी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि ऐसे बनाइएगा तो थोड़ा वक्त लगेगा। चारों ऑप्शन फटाफट डाल के देखिएगा। इसमें भी देखिए टैली कर जाएगा ये वाला डाटा। जब यहाँ 2 डालिएगा तो कहिए 10 दूना कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और जब यहाँ 6 डालिएगा तो कहिए 6 दूना कितना हो जाएगा 12। 20 और 12 को फेंट दीजिएगा तो कितना पुर रहा है, 32 नहीं पुर रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर, यदि रेखाएं 4x + py बराबर 6 और इतना बराबर इतना समांतर है तो आपका p का मान पूछा गया है निकालने के लिए। यानी ग्राफ वाला में से डाल के दे दिया ना। समांतर के लिए हम लोग थ्योरी जानते हैं। थ्योरी क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर c1/c2। यानी जब भी ग्राफ आपको इस कंडीशन में दिया रहे तो इसका कोई हल नहीं निकलता है। हम बैठाते हैं यहाँ पे, x के बगल में जो डाटा है वो 4 a1 को दर्शाता है और ये 12 a2 को दर्शाता है। फिर यहाँ पर p जो है वो b1 को दर्शाएगा और यहाँ पे 9 किसको दर्शाएगा, आपको b2 को दर्शाएगा। कुनमा कुन में गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 12p बराबर 9 चौका 36। 12 से 36 को काटिएगा 3 मरतबे में, यानी p का वैल्यू कितना आ रहा है, 3। देखते हैं ऑप्शन किस में आपको 3 आ रहा है। तो इसका हम लोग ऑप्शन मिलाते हैं। ऑप्शन देखिए आपका आगे मिलेगा, 3 कहीं पे दिया होगा, यहाँ पे बी है ना, तो आपका उत्तर करेक्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बल दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अगला, कहाँ गया जी, मच्छर से बैठ बैठ के परेशान कर देता है। समीकरण निकाय इतना में अनगिनत हल होने के लिए, तो अभी इसका 3 कंडीशन आप देखिए लीजिए। इस पर आधारित बार बार पूछ लेता है प्रश्न। पहला हम आपको बताएंगे, जब a1/a2 बराबर नहीं रहता है b1/b2 का, तो इसका 4 आंसर याद रखिएगा। पहला, जब आपसे ग्राफ पूछेगा तो हो जाएगा ये प्रतिच्छेदी। पूछेगा कितना हल देगा, तो एक हल, और इसी हल को हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय। तीसरा पूछ सकता है कि ये जो हल देता है उसको क्या कहते हैं, ये संगत होता है। और पूछेगा कैसी समीकरण है, तो ये अविरोधी समीकरण है, अविरोधी। अगर ये कंडीशन के बाद एक और कंडीशन आपको बताए थे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 का, अभी जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में बताए हैं। तो जब पूछेगा इसका ग्राफ कैसा होगा, तो समांतर। फिर पहला दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा इसका हल क्या होगा, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं।
क्योंकि ग्राफ जब समांतर होगी, मान लीजिए ग्राफ है, ये लाइन ऐसे गया, ये लाइन ऐसे, कहीं कटा ही नहीं तो कोई हल देगा नहीं। और तीसरा नंबर, जब कोई हल जो नहीं देता है उसको हम कहते हैं असंगत, ठीक है। और चौथा, ऐसे समीकरण को हम लोग बोलते हैं विरोधी। क्या बोलेंगे? विरोधी। एक और कंडीशन है, कंडीशन आपको तीसरा पढ़ाना जानना पड़ेगा। तीसरा है आपका, जब a1/a2 बराबर तो है b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 का, तो ऐसे कंडीशन में अनेक हल। क्या हो जाएगा इसका? अनेक हल। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए जी? यहाँ पे ये कंडीशन होना चाहिए था, समांतर के लिए ये कंडीशन होता है। जब a1/a2 बराबर है b1/b2 का और c1/c2 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। यहाँ क्या ना, ये बराबर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अनेक हल। ये कंडीशन यहाँ पे था, सॉरी। दूसरा केस हो जाएगा इसका, जब अनेक हल होता है तो ये इसका ग्राफ जब पूछे तो संपाती हो जाता है। हल बहुते दे दिए ना, इसके चक्कर में क्या है, ये संगत है, संगत है। और ऐसे समीकरण को हम लोग कहते हैं आश्रित समीकरण। आश्रित समीकरण हो जाएगा। अब आपका प्रश्न कह रहा है कि अनगिनत हल है, तो अर्थात अनगिनत हल के लिए ये तीनों इक्वल पर जाइए, के का मान डिमांड करना है। एक्स के बगल में नहीं कुछ होता है, एक है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक, इसके एक्स के बगल में डाटा है 5 बराबर में, फिर वाई के बगल में 2 है, अब बट्टा में वाई के बगल में क्या है, के का मान पूछा है, कोनमा कोन में गुना कीजिए, के बराबर 5 दूना कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी में 10 करेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? ना, द्विघात समीकरण को ढूंढिए, कौन है आपका द्विघात समीकरण? तो जो दो घात का हो वही ना द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ जब a+b और a-b पर तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको x² - 4, बराबर में ऑलरेडी आपका दिया है x² - 4x के पावर 3। x² से x² कट गया तो पावर 3 ना आ गया, इसके चक्कर में द्विघात पहला ऑप्शन नहीं है। इसको तोड़ के देखते हैं। जब इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। हम a+b का होल स्क्वायर तोड़ दिया, इधर गुना कीजिएगा तो कहिए 3x + 12। तरपा रूपा के कुछ भी लाइएगा तो इसमें आपको x² देखने को मिल रहा है। तो आपसे द्विघात समीकरण डिमांड किया गया था, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। बाकी सबको तोड़िएगा तो खुद ब खुद देखिएगा कट जाएगा। यहाँ पे 2x² है ना, और यहाँ भी जब गुना कीजिएगा ना तो ये 2x और x मिलके 2x² होगा, तो ये 2x² से ये 2x² कट जाता है, इस चक्कर में ये नहीं होगा। और ये तो बहुपद है ही नहीं। क्यों नहीं बहुपद है? क्योंकि जब हम इस स्क्वायर को इधर भी ले आते हैं, बट्टा में इस x को जब ऊपर ले जाइएगा तो x के पावर माइनस में चला जाता है, और जिस बहुपद का घात अगर माइनस में होता है तो वो बहुपद होता ही नहीं है। या बट्टा में हो तो बहुपद नहीं होगा, या रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। तो करेक्ट उत्तर आपका कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के लिए p = 0 नहीं है, इसका मूल क्या होगा? इसका सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको इसके डाटा को इसको b मानिए, इसको a मानिए, इसको c मानिए, ठीक है ना। तो मूल बराबर सीधे याद रखिएगा कि होता है -b तक क्यू है, तो आपको क्यू लिखना पड़ेगा ना, पर -b + √d, अब बट्टा में होता है 2a के जगह p है तो p दीजिए। सर यहाँ d है तो d का सूत्र दिमाग में सेट कीजिए। d का सूत्र होता है b² - 4ac, लेकिन यहाँ पे b के जगह q है ना, तो आप ऐसे देना पड़ेगा q² - 4, a के जगह p दीजिए, c के जगह आपका r है तो r दीजिए। तो q² - 4pr कहीं पर होगा, तो q² - 4pr तो ठीक है, -q ऑलरेडी है, बट्टा में 2p है। तो करेक्ट उत्तर आपको b की ओर ध्यान देना पड़ेगा ना, b है। यदि d का मान 0 से ज़्यादा आता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है। d का मान अगर 0 आ गया तो वास्तविक और समान, और नेगेटिव में आ जाए तो वो मूल आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के लिए मूलों की प्रकृति है, क्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम डायरेक्ट पहले ही बता दिए कि इसमें प्रकृति पूछ लिया है, तो हमें d निकालना पड़ेगा। और d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, b के जगह पे x के बगल वाला डाटा होता है, अर्थात 6² - 4 गुने a का वैल्यू आपका 6 है और c का वैल्यू 1 है, तो कहीं 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 चौक कितना हो जाएगा 24। यानी प्लस में डाटा आ रहा है ना 12, जो प्लस में आ जाए अर्थात 1 से ज़्यादा आ जाए तो मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान। तो आपका उत्तर करेक्ट सी हो जाएगा, वास्तविक और असमान। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण इतना के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग दो तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला से चले जाइए, अल्फा + बीटा बराबर कहिए -b/a होता है, और -b के जगह पे ये तो ये फॉर्मूला का माइनस है और इसका अपना पर्सनल माइनस है,
18 का। अब बट्टा में ए 3 दे दीजिए, अर्थात ये हो जाएगा 18/3। अब 3 छक्के कितना हो जाएगा 18। आपका उत्तर 6 पॉजिटिव वाला हो जाएगा। हालांकि इसका गुणनखंड करके भी निकालिएगा तो 2 शून्य निकलेगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 6 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के लिए मूल दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। ठीक है, व्युत्क्रम होंगे, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि किस स्थिति में, ध्यान रखिएगा, अगर एक मूल हम a ले लिए और दूसरा मूल हम 1/a ले लिए, है ना, कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि किस केस में, तो यहाँ पर अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालूँ तो कहिए होता है -b/a होता है ना। अल्फा की जगह a ले लेते हैं और बीटा की जगह क्या लेना पड़ेगा आपको 1/a ले लेते हैं कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, तो ये हो जाएगा α² + 1 बट्टा में क्या हो जाएगा a, बराबर में आपको -b/a है। इस a से इस a को अगर काट देते हैं तो b के जगह अपना डाटा a² + 1 आ रहा है। किस केस में एक दूसरे को व्युत्क्रम होगा, अगर c की जगह मैं a डाल दूं, ऐसे भी नहीं आता है ना, हाँ ये हो सकता है ना, α.β बराबर का ये क्या होता है c/a। अगर अल्फा का वैल्यू आप a मान लिए हैं, बीटा 1/a, क्योंकि उल्टा माने है ना, यानी a गुने 1/a, तो a से a कट गया और c के जगह अगर मैं a रख दूं तभी ना ये a से a कट जाएगा तो c a के बराबर हो जाएगा, तभी कट कुट के 1/1 आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर आपका b हो जाएगा। नहीं समझे सर, एक बार और समझाइए। देखिए अच्छा प्रश्न है, हमने कुछ नहीं किया, हमने अल्फा प्लस बीटा पर पहले दिमाग दौड़ाया तो वहाँ से माइंड पे सेट नहीं हो रहा था, टैली नहीं कर रहा था, तो गुणनफल पर सेट कीजिए। एक शून्य का हम a मान लिए हैं या अल्फा मान लिए, और दूसरा शून्य का हम 1/α मान लेते, क्योंकि सवाल में बोला है एक दूसरे को उल्टा मानना है आपको, तो मान लिए। हम जानते हैं ना अल्फा.बीटा, तो सर बीटा काहे नहीं लिखते, अल्फा काहे लिखते हैं, क्योंकि एक शून्य का हम अल्फा माने, एक शून्य क्या माने, बीटा माने हैं, बराबर होता है कहिए c/a। तो ये कट के आपको डाटा में एक बराबर कहिए c/a है, और नीचे नहीं कुछ होता एक है, c को 1 से कोनमा कोण में गुना कीजिएगा तो c होगा, a से 1 को कोनमा कोण में गुना कीजिएगा तो बराबर में a होगा, यानी c/a आपको इस विधि से भी करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 28 नंबर कह रहा है समांतर श्रेणी का 15वां पद क्या होगा। जयमा पद पूछे, शॉर्टकट बनाइए। जयमा पद बोला है 15वां पद, तो आप सीधे लिख दीजिएगा a + 14d। अगर आपसे बोल दे 10वां पद तो a + 9d लिखते हैं। ठीक ना, इसमें पहला पद आपका 1/2 है प्लस 14 गुने d कैसे निकालते हैं, तो बाद के पद से पहले पद को घटाते थे, एक में से आधा घटा दीजिएगा तो कहिए आधे ना बचेगा, और 2 से 14 को काटेगा तो 7 में आधा जोड़ दीजिएगा तो 7.5, या कहीं पर देखिए 7.5 आपको दिया होगा, 15 का आधा 7.5 है ना, या नगड़ा भिन्न से 2 7 14 1 यानी 15 बट्टा आपका कितना आ रहा है 2, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए आपका प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो कोई भी एपी समांतर श्रेणी में उसी शर्त पर होगा जब सबका डी 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 सबका सर्वांतर समान हो। जैसे सर्वांतर गड़बड़ हो गया तो ये एपी में नहीं है। देखिए हम यहीं से डी ऑप्शन से काम करते हैं। इसमें डिफरेंस कितना का है 6 का, इसमें डिफरेंस कितना का है 5 का, इसमें कितना का है 5 का। तो ये तो बड़ सुंदर है, लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ है ना, तो यही आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। बाकी बात सब होगा। देखो इसमें 6 बढ़ा है, इसमें भी 6 बढ़ा है, इसमें भी 6 बढ़ा है, तो ये है। उसके बाद आपका इसमें 4.5 है ना, 5 में से 4.5 यानी आधा का अंतर है। 4.5 में 4 घट गया तो इहो में आधा का, 4 में 3.5 आ गया इहो में आधा का। तो आपको बोला कौन वाला नहीं है, तो करेक्ट उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, डी होगा। यहाँ क्या ही टिक मारे, क्योंकि ये सब क्या है आपका समांतर श्रेणी में बोला कौन नहीं है, तो उत्तर के दृष्टि से आपको डी में टिक आउट करना पड़ेगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, हम लोग 50 नंबर तक आने वाले हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद आपका 9 दिया हुआ है और सर्वांतर -3 है, तो इसका प्रथम 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सब चीज़ आपको दिया ही हुआ है। प्रथम 12 SN बराबर फॉर्मूला होता है बाबू n/2 × 2a + n-1 × d होता है। दिमाग में सेट कीजिए, आपको चाहिए 12 पद, n का वैल्यू 12 है, तो 12/2 × 2a, यानी पहला पद आपको दिया है 9,
तो यहाँ पे 9 दे दीजिए प्लस n-1 यानी 12 माइनस ए का गुने डी, सर्वांतर आपको -3 दिया तो -3 दे दीजिए, कोष्ट बंद कर दीजिए, 2 से 12 को छपट दीजिए, 6 हो जाएगा, यानी 9 दूना कितना हो जाएगा, ये 18। और यहाँ पर जब घटाइएगा 12 में से 1 को तो ये कहिए 11 है, ये माइनस में है अतः ये प्लस में, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -11 दिया कितना दीजिएगा 33, यानी आपका डाटा हो जाएगा 6 गुने 18 और 33 का डिफरेंस जब देखिएगा तो 12 3 15 अर्थात -15 होता है। माइनस और प्लस फिर क्या हो जाएगा आपको, -15 छके कितना आ रहा है आपका 90, निगेटिव में 90, आपका उत्तर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका योगफल निगेटिव में। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी का कौन सा पद आपको 170 है। इस बार आपसे n का वैल्यू डिमांड किया जा रहा है नहीं, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है, कहिए a प्लस n-1 इंटू डी। जे में आपको ए एन अर्थात टी एन या एस एन आप लास्ट पद आपको दिया हुआ था, लास्ट पद दे दीजिए 170 बराबर में पहला पद आपका कितना है 17 है सॉरी प्लस n का वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन d तो पता है ना, 34 में से 17 हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 17 ही होगा। इस 17 को इधर ले आइए, अर्थात 170 में से हम 17 को घटा देंगे और यहाँ 17 इधर रखिए गुना में, आगे पीछे रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब घटाइएगा तो 153 बराबर हो जाएगा 17 इंटू कहिए n-1, और 17 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 9 मरतबे में कट जाएगा और इस -1 को इधर फेंक दीजिएगा तो कहिए 9 + 1 यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 1 10। करेक्ट आंसर आपका 10वां पद क्या है आपका 170 है। हालत ख़राब है, चलिए जल्दी जल्दी हम लोग खींच लेते हैं। समांतर श्रेणी के डैश 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 में पदों की संख्या क्या है, इसमें भी आपसे n डिमांड किया गया है ना, पदों की संख्या क्या है। चलिए a बराबर आपको 51 दिया है, d निकालते 43 में से 51 को घटाइए तो कहिए -3 आ जाएगा, क्योंकि पीछे बाद के पद से पीछे ये घटा रहे हैं ना। और लास्ट पद आपको दे दिया है 6, और हम लोग जानते हैं लास्ट पद का फॉर्मूला क्या होता है, कहिए a प्लस n-1 इंटू डी बराबर आपका कितना है, लास्ट पर दिया हुआ है 6 है तो बराबर में 6 देते जा रहे हैं। हम इसकी जगह तो सूत्र चिपकाए हैं, a की जगह आप 51 दे दीजिए प्लस n-1 और d का वैल्यू ऑलरेडी अपने पास -3 है, बराबर में 6, 51 को फेंकिए उधर तो ये हो जाएगा -3, यहाँ रखे या यहाँ रखे बतिया क्या है बराबर है, यानी 6 माइनस कितना हो जाएगा 51, बाबूरे 51 है, यानी ये हो जाएगा -3 इंटू n-1 बराबर 51 में से 6 को हटाइएगा तो कहिए -45। अब इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से 45 को टोन दीजिएगा 15 मरतब में और 1 को उधर फेंक दीजिएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा 15 + 1 बराबर यानी 16। तो कुल मिलाकर के कैम पद कितने पदों की संख्या है इसमें, तो टोटल आपको 16 पदों की संख्या है। अगला प्रश्न को देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितने हैं। तो 0 और 50 के बीच आपसे विषम संख्या पूछा है, तो हम एपी अंदाज में आपको बताएंगे, वैसे आपको 25 मार सकते हैं, तो 1 है 3 है 5 है ऐसे। तो 0 और 50 के बीच बोला है तो लास्ट संख्या 49 ना होगा जी। और हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी लास्ट पद आपको 49 है तो यहाँ 49 पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू हमें पता नहीं है और d तो पता है ना, इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोनों में से घटाइएगा तो 1 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका 49 में से 1 घट जाएगा, 2 इंटू कहिए n-1 हो जाएगा, अर्थात 48 बराबर 2 इंटू n-1, 2 से 48 को तोड़ दीजिए 24 मरतबे में -1 इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 + 1 बराबर n, अर्थात n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 25 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ए है। अगर इस प्रोसेस से 2 नंबरा में बनाएगा तो ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज ABC में आपको कोना B जो है 90 डिग्री दे दिया है, B कितना डिग्री दे दिया है 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज ड्राइंग कर लीजिए इस टाइप से, और ये कोना आपको कितना डिग्री दिया है, आपको 90 डिग्री दिया है। क्या कह रहा है करने के लिए, AB आपको √15 है, अगर ये मान लीजिए √15 दे दिया है, BC आपका 1 दिया है, तो AC डिमांड किया गया। समकोण त्रिभुज में जानते हैं बड़ी भुजा अगर हमें चाहिए तो बड़ी भुजा बराबर 2 छोटी भुजा के वर्ग के योगफल, यानी यहाँ पे 2 छोटी भुजा के वर्ग के योगफल, ये तो 1 है ना, तो इसका 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, √15 का स्क्वायर का ये 15 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 का 15, ये कितना हो जाएगा 16, 16 के बाहर कितना निकल जाएगा आपको 4 निकल जाएगा।
तो AC आपको, अच्छा AC बराबर 4 दिया है, सॉरी प्रश्न में पढ़े नहीं, आपको 10A पूछा गया था। AC बराबर ऑलरेडी आपको 4 आया है। अब वैसे भी सीख जाए कि 4 निकालें यार, 4 ऑलरेडी आपको सवाल में दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 10A पूछा, हम लोग जानते हैं ना टेन थीटा बराबर होता है कहिए लंब बटा कर्ण, लेकिन आँख का खेला है। आपको सवाल में बोला है आँख कहाँ ए पर रखिए, एक के लिए लंब कितना है 1 है, और बट्टा में आधार, तो आधार कितना हो जाएगा आपको √15। ए के लिए आधार, छोटी भुजा क्या होती है आधार, बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बट्टा आपका √अंडर कितना हो जाएगा 15, 1 बट्टा √अंडर 15। ढूंढिए कहाँ है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कौशिक फाई बराबर के है तो कॉस फाई बराबर क्या होगा। यानी कौशिक फाई बराबर के है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आपको दिया है कौशिक फाई बराबर के है, तो कौशिक को हम इस अंदाज में लिख सकते हैं, कहिए कॉस 90 माइनस फाई बराबर के, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कॉस 90 माइनस थीटा किसके कॉस किस में चेंज होगा ना, सेक 90 माइनस, आपसे कॉस फाई डिमांड किया गया ना। ओहो, कॉसेक फाई बराबर किया है। थोड़ा ऑप्शन इसका देख लेते पहले, किस अंदाज में ऑप्शन लिया है। ऑप्शन जो है एकदम बिल्कुल सही अंदाज में लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको रंगीन मिजाज में बनाते हैं। कॉसेक फाई बराबर आपको के है, तो हम लोग ऐसे तो जान सकते हैं ना इसको, को उसी अंदाज में बनाते हैं। कॉसेक का रिलेशन किसके साथ है आपका, सेक के साथ है, तो सेक निकाल लेते हैं। सेक या कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा क्या होता है आपका, इसके बटा में तो 1 छिपा हुआ है ना, यानी इस अंदाज में देखा जाए तो कर्ण अगर आपका के है तो लंब कितना है 1 है, और ये वाला जब आधार निकालिएगा तो आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कॉस पूछा गया है, फाई हम यहाँ रखे हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार कितना है आपको √अंडर के स्क्वायर माइनस 1 है, कर्ण कितना आपका के है। यह ऑप्शन देखिए कहीं पर होगा इस टाइप से, √अंडर के स्क्वायर माइनस 1 बट्टा के। देखिए आपका √अंडर के स्क्वायर माइनस 1 बट्टा के, उत्तर आपका बी क्या है करेक्ट है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो अपना प्रश्न है 36 नंबर, 1 बट्टा सेक किसके बराबर होता है, तो 1 बट्टा सेक जो होता है कॉस फाई के बराबर होता है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कॉट और टेन का गुणनफल 1 होता है। अगर नहीं आता है तो इस अंदाज में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, कॉट का फॉर्मूला होता है कहिए बी बट्टा पी, और टेन का फॉर्मूला होता है पी बट्टा बी। दोनों कट खोट के आपका 1 2 रहा है, तो उत्तर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक फाई बराबर 1 बट्टा कॉस फाई बराबर 1 बट्टा 2 है, तो कॉसेक फाई क्या हो जाएगा। बहुत सुंदर, यहाँ से पहले थीटा निकाल लीजिए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस फाई बराबर कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो कॉस से कॉस कट के फाई का वैल्यू 60 डिग्री। अगर यहाँ मैं फाई की जगह 60 डिग्री दे दूँ तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, यानी इसका हो जाएगा 2 बट्टा कितना हो जाएगा आपका √3 कॉसेक के लिए। देखिए कहीं पर होगा 2 बट्टा √3, तो करेक्ट आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 के बाद 39 है, यदि फाई बराबर 45 डिग्री है तो इनका दोनों का वैल्यू आपको निकालना है। ध्यान रखिएगा इसका वैल्यू होता है आपका √2, कॉस 45 सेक 45 का, कॉसेक 45 का वैल्यू भी होता है √2, क्योंकि साइन 45 1/√2 होता है, तो कॉस 45 √2 होगा, सीधा अपोजिट हो जाता है। तो एगो √2 दोनों मिलके क्या √2 हो गया, तो कहिए 2 √2, आपका उत्तर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आइए 40 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि इतना बराबर इतना है तो ए का वैल्यू आपको डिमांड किया गया है। कैसे, हम इस √3 को इधर फेंक देते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ना 10A बराबर, पहले -3 को इधर फेंके तो 3 कथी में चल गया प्लस में, और गुना वाला √3 कहाँ चलाता है भाग में, और इस √3 से इस 3 को काटेगा तो यहाँ पर एगो √3 बचले रहेगा, अर्थात ये हो जाएगा 10A बराबर, और 10 कितना डिग्री का वैल्यू आपको √3 होता है, तो कहिए 60 डिग्री का, तो 10 से 10 कट के ए का वैल्यू आपको कितना दे रहा है 60 डिग्री, उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 41 नंबर। ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो इसको कट खुट के हमेशा डाटा कितना होता है आपका 1 होता है, कितना होता है 1, और एक जब यहाँ दिए तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 के होगा ना,
तो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। देखिए पेंसिल भाग गया, फिर भी समझते चलिए। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, क्योंकि cos 45 का मान होता है आपको cos 45 √2 अर्थात 1.414 हो गया। sin 0 का वैल्यू कितना होता है, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ये तो बोकस हो गया। cos 60 डिग्री की बात करूँ तो cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 यानी 0.5, यह 0 में यह 0 में है। cot 45 का वैल्यू कितना होता है 1, लेकिन cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, √2 से 1 में भाग दीजिएगा तो ये भी 0.0 अर्थात सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपका cot 45 अर्थात कितना आ रहा है 1 हो रहा है। इसका आंसर अगर cos 60 देखते तो 1/2 अर्थात 0 कुछ आ रहा था ना, तो उत्तर इसका सी हो जाएगा 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है sin 30 का वैल्यू आपका 1/2 होता है, बी उत्तर हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर थीटा के। cos स्क्वायर थीटा -1 दिया है ना, तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, आप गौर से देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अगर मैं 1 को इधर ले आऊँ कॉस स्क्वायर की तरफ तो माइनस में आ गया, तो साइन को उधर फेंकना पड़ेगा, तो साइन प्लस वाला चीज़ उधर क्या चीज़ में चला जाएगा, माइनस में ना, तो यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 45, 1 - सेक स्क्वायर थीटा डॉट कॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 - जो सेक स्क्वायर होता है ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर का, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा -1 -10 स्क्वायर का, -10 और कॉट को काटिएगा तो आपको -1 आ जाएगा, ये -10 स्क्वायर का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। -1 हो जाएगा, सी हो जाएगा। साइन अल्फा और कॉट अल्फा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कॉट का वैल्यू होता है कॉस बट्टा साइन, साइन से साइन कट के कॉस बच जाएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, आगे बढ़िए। 47 से थीटा बट्टा 5 इतना है, तो देखिए कुनमा कुनमी से गुना करके आपको 60 डिग्री आ रहा है। थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है सर, 12 × 60 आया ना, यहाँ 60 पुट कीजिए। कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3, लेकिन स्क्वायर में है तो 2/√3 माने 4/3 हो गया। 2/√3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का 3 हो गया, तो 4/3, 3 से 3 कट के आगे कितना बच गया अपने लोग को, 4 बच गया है, तो उत्तर कितना हो जाएगा इसका, सी उत्तर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि साइन एक्स और साइन स्क्वायर बराबर इतना, जब भी ऐसा प्रश्न आवे ना और इस रूप में दिए तो हमेशा एक होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब कैसे होता है अभी मार्कर काम नहीं कर रहा है, तो हम अगले स्लाइड में आपको जब ऐसा प्रश्न होगा तो हम बता देंगे, लेकिन दिमाग में सेट कर लो, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा जो डाटा यहाँ होता है ना वही उत्तर इसका होता है, तो एक ही उसका उत्तर हो जाएगा सी। 49 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कॉसेक 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। स्वाभाविक है कॉसेक 60 जो होता है वो सेक 30 के बराबर होगा, नहीं, कॉसेक 60 सेक 30 डिग्री के बराबर होगा, तो कहीं पर आपका सेक 30 डिग्री है, उत्तर आपका ये हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक्स है, तो कॉसेक का वैल्यू ज्ञात कीजिए। मेरे ख्याल से 50वां क्वेश्चन हम अगले स्लाइड में बताएंगे, अभी अगर बताएंगे ना थोड़ा सा क्या है ना, ये लिखना पड़ेगा तो समझ में आएगा, तो समझिए आपका 50 तक ही लगभग हम बता दिए, लेकिन अब जो हम बताएंगे अगले पार्ट 2 वीडियो लाएंगे तो 50 से स्टार्ट करेंगे। तो आज थोड़ा सा स्थिति खराब ही कहा जाए अभी, फिर भी बहुत कम समय में हम 50 क्वेश्चन आपको खींचे हैं। मिलते हैं अगले स्लाइड में, अगले पार्ट में, स्लाइड नहीं अगले पार्ट में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेते हैं हम विदा आप सभी से। चलिए ठीक है, देखिएगा जो जो कहीं आपको लगे कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में बता दीजिएगा तो उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्लो और आसानी से बताएंगे, ठीक है। तो लेते हैं विदा, तब तक के लिए सभी से गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।